हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। मैं बताऊं आप लोगों को कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पंचायती राज पर डिस्कस किया था, चर्चा किया था और वह वीडियो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। सेम उसी तरह से हम लोगों ने हम लोगों का जो प्रयास है आपको नगरीय प्रशासन पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, जो पंचायती राज था वह आपका ग्रामीण एरिया के लिए है। अब हमको देखना है शहरों में जो चुनाव कराए जाते हैं स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, वे आपके नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, तो उसके बारे में हमें चर्चा करना है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करेंगे आप लोग। देखिए, हम ज़्यादा समय पर नहीं लेंगे, आते हैं अपने मैटर पर। ये नगरीय प्रशासन हमको देखना है। याद रखेंगे, भारत में जो नगरीय शासन जो व्यवस्था है प्राचीन काल से चलती चली आ रही है। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता जो थी, पहले हड़प्पा सभ्यता भी आपकी नगरीय व्यवस्था थी, नगरीकृत थी। ये प्राचीन काल से नगरीय शासन व्यवस्था चलती चली आ रही है। जब अंग्रेज आए तो भी नगरीय शासन व्यवस्था कायम थी। मैं बताऊं आप लोगों को कि 1687 में सर्वप्रथम 1687 में सर्वप्रथम मद्रास शहर में नगर निगम नामक संस्था की स्थापना की गई। नामक संस्था की स्थापना की गई। याद रखेंगे, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे पहले किस शहर में नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सबसे पहले 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के तहत भारत के 3 शहरों में आपका नगर निगम बनाया गया था। जैसे मैंने बताया कि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के 3 शहरों में जैसे एक आपका मद्रास है, ऑलरेडी है। फिर आपका मुंबई है। उसके बाद आपका बंगाल है। इन 3 शहरों में नगर निगम आपका स्थापित किया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद 3 शहरों में ये शासन व्यवस्था चलती रही। फिर आगे चल कर के आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले ली 1858 में। कारण क्या था? 1857 का विद्रोह। उस विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी विफल हो गई
शासन व्यवस्था को संचालित करने में, और ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन का बागडोर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार शासन करने लगी भारत में। ब्रिटिश सरकार का शासन व्यवस्था कायम रहा। पुनः आगे चल कर के 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जिसको हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपका इलाहाबाद में चुनाव कराया गया था नगर पालिका का, और उसमें कई लोग चुनाव जीते थे। फिर आगे चल कर के इलाहाबाद के हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1924 में इलाहाबाद नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। उसके साथ साथ बिहार के पटना में भी नगर पालिका का चुनाव कराया गया था। गुजरात में भी कराया गया था। जैसे आपके चेयरमैन बनकर आए थे इलाहाबाद से आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दिल्ली से पुरुषोत्तम टंडन दास जी, ये लोग चेयरमैन बन कर के आए। धीरे धीरे हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ा। और मैं बताऊं आप लोगों को कि हमारे महात्मा गांधी जी थे, जिसको हम बापू के नाम से जानते हैं, उनका ये सपना था कि भारत की जनता को शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बना दिया जाए। अर्थात भारतीय जनता भारत की शासन व्यवस्था में रुचि ले। और उनका मानना ये था कि भारतीय जनता का विकास तभी संभव है जब भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनेगी। क्योंकि जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार चलाएगी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, सरकार छोटे मोटे काम को करने के लिए तो आएगी नहीं। तो ये जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, छोटे मोटे जो काम हैं, उन काम को भारतीय जनता खुद कर लेगी। ये महात्मा गांधी जी का मानना था चुनाव के माध्यम से। लेकिन मैंने बता रखा है आप लोगों को कि यह स्थानीय स्वशासन की घोर विरोधी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। अब देखना है कि गांधी जी इसके समर्थक थे, इसके समर्थन में थे, और अम्बेडकर जी इसके विरोध में थे। वो चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन लागू न हो। लेकिन दोनों अपनी जगह पर सही थे। अब क्या सोच करके गांधी जी इसको मानते थे कि नहीं कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, और क्या सोच करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि दोनों प्रकांड विद्वान थे। तो मैं बताऊं आप लोगों को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का मानना ये था कि भारत की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें से अधिक जनसंख्या जो 85 के लोग हैं, वे बहुत कम पढ़े लिखे हैं। भारत के कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको शिक्षा से बहुत दूर रखा गया है। अगर चुनाव कराया जाएगा तो उनको ये पता नहीं है कि उनका चुनाव लड़ना अधिकार है, उनका वोट देने जाना उनका वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, और उस चुनाव में पहले से जो आगे हैं वही लोग चुनाव लड़ेंगे, वही लोग प्रतिनिधि बन करके, उम्मीदवार बन करके, जीत करके कायम रखेंगे उस चीज़ को, और जो पहले से पीछे हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए अंबेडकर जी इसका विरोध करते थे कि नहीं, जो कार्य करेगी सरकार करेगी। लेकिन गांधी जी कहते थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम साथ साथ लोगों को जागरूक करेंगे, और जनता को इसके बारे में बताया जाएगा कि नहीं कि चुनाव लड़ना, चुनाव में मत डालना आपका अधिकार है। और इस प्रकार से
देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और मैं बताऊं आप लोगों को, कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वे अमेरिका की योजना से काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, क्योंकि गांधी जी के जन्मदिन पर चलाए थे। कारण ये था कि गांधी जी का ये सपना था, इसलिए गांधी जी को स्मरण करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो योजनाएं आती थीं, उन योजनाओं का लाभ केवल सरकारी कर्मचारी उठा पाते थे। इस प्रकार यह योजना क्या हो गया, विफल हो गया। ये विफल हो गया। तो विफलता के बाद 1956 में इंदिरा गांधी सरकार जवाहरलाल सरकार ने एक कमेटी बनाई बलवंत जी के नेतृत्व में, जिस कमेटी के नाम रखा गया था बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था रिपोर्ट के अंतर्गत 1957 में कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो योजनाएं भेजी जा रही थीं, उन योजनाओं का लाभ केवल सरकारी कर्मचारी उठा पाते हैं। इसलिए यह योजना विफल हो गया, क्योंकि जो योजना भेजते थे आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब जनता तक पहुंच नहीं पाता था। ये सरकारी कर्मचारी इसको खा जाते थे, इसलिए विफल हो गया। और इन्होंने क्या किया, पंचायती राज को बेहतर बनाने के लिए अपना सुझाव दिया। तो पंचायती राज पर हुआ। उसके साथ साथ इन्होंने नगर में जो चुनाव कराए जाते हैं नगर पालिका के, उस पर भी अपना विचार दिए थे। तो इस समय समय पर ये विचार होते गए। बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1977 में, जो 78 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिर उसके बाद आपका पीवी के राव समिति गठित की गई। पीवी के राव समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था। तत्पश्चात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गठित करने के बाद। उसके बाद पीके थुंगन समिति का गठन किया गया और पीके थुंगन समिति ने क्या किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और मैं बताऊं आप लोगों को, सबसे पहली लक्ष्मीमल सिंघवी जो समिति थी, उसने यह रिपोर्ट में सिफारिश किया सरकार से कि अगर ये जो स्थानीय स्वशासन है, अगर इस स्थानीय स्वशासन को संविधान में जोड़ दिया जाएगा तो भारत के सारे राज्यों की मजबूरी हो जाएगी। स्थानीय स्वशासन का समय समय से चुनाव कराना, समय समय से प्रतिनिधियों के अकाउंट में पैसा भेजना, जांच करना, क्योंकि भारत संविधान का देश है, भारत विधि का देश है, भारत में विधि का चलता है। क्योंकि आप लोग सुनते भी होंगे, आप लोग कहावत में कहते हैं कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। तो कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, इसी चीज़ को कहते हैं कि भारत विधि का देश है। जब ये बात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा था, तो तत्पश्चात आगे चल करके 1988 ईस्वी में जो पीके थुंगन समिति आई थी, उसने एक तरफ से बलवंत राय मेहता समिति का त्रिस्तरीय सिफारिश भी किया था पंचायती राज के लिए। और उसने ये भी कहा था कि जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश किया है वो सही है। जब तक इसको स्थानीय स्वशासन को संविधान में जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कुछ राज्य इसको फॉलो करेंगे और कुछ राज्य इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो हम भारतीय जनता का विकास नहीं करा पाएंगे। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति की इस दोनों की सिफारिशों से तत्कालीन सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी सरकार की समिति की सिफारिशों से काफ़ी प्रभावित हुए और प्रभावित हो करके उन्होंने
65वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे थे। कौन सा? 65वां। ये 65वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1989 में ये इसको लोकसभा में लेकर पहुंचे। तो लोकसभा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत थी, तो कांग्रेस ने इसको, इस विधेयक को क्या कर दिया? पास कर दिया। लेकिन राज्यसभा में जनता दल की बहुमत थी और जनता दल ने क्या कर दिया? राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया तो ये विधेयक क्या हो गया? रद्द हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक होता है कि अगर उसको लेकर के संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद हो गया तो विधेयक रद्द हो जाता है। ये प्रकृति है हमारी संसदीय प्रणाली की। क्यों? क्योंकि अगर उस संविधान संशोधन विधेयक का अगर विरोध हो रहा है, अगर कोई तबका विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब उस किसी न किसी तबके का उसमें नुकसान है, और संविधान किसी का नुकसान नहीं चाहता है। संविधान हर किसी का भला चाहता है। संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है, और यह विधेयक का अगर विरोध हो रहा है तो किसी तबके को अगर फायदा है तो किसी न किसी तबके को नुकसान है, तभी विरोध हो रहा है। इसलिए अब राष्ट्रपति इस पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, बल्कि विधेयक को ही रद्द कर दिया जाएगा। और इस प्रकृति को फॉलो करते हुए राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया जो 65वां संविधान संशोधन था, जो नगरीय प्रशासन को अर्थात नगरपालिका के लिए लागू करने के लिए, ये रद्द हो गया। फिर आपके मैं बताऊं आप लोगों को, इनके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी 90 में। तो वीपी सिंह की जब सरकार बनी थी तो वीपी सिंह जी भी राजीव गांधी जी से प्रभावित हुए। उन्होंने भी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति के रिपोर्ट को पढ़ा, सुना, समझा, और उनको भी अच्छा लगा। उनको भी ये समझ में आ गया कि नहीं, स्थानीय स्वशासन को संविधान में जोड़ देना अति उत्तम होगा। तो उन्होंने भी क्या किया, इस विधेयक को पुनः लोकसभा में लाया। लाने के बाद उसके बाद राज्यसभा में लाया। तब तक हुआ क्या कि वीपी सिंह की सरकार गिर गई 90 में। जब गिर गई सरकार उनकी तो विधेयक भी रद्द, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक था। तत्पश्चात पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी 1951 में, और 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव जी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति के रिपोर्ट को समझा, उसके महत्व को देखा, और उन्होंने क्या किया, आगे चल कर के 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को 74वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लेकर के आए। देखेंगे तो ये विधेयक क्या हो गया, ये विधेयक जो राजीव गांधी जी लाए थे, राजीव गांधी जी ये विधेयक क्या हो गया, रद्द हो गया। जब रद्द हो गया तो मैंने बताया भी आप लोगों को कि ये वीपी सिंह पुनः इस विधेयक को लाए, तो इनकी सरकार गिर गई। सरकार गिर जाने की वजह से पुनः ये विधेयक रद्द हो गया। फिर आगे चल कर के 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव जी लाए थे इस विधेयक को। तो आइए हम इसको मिटा करके आगे लिखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। आइए,
देखिए, मैंने बताया आप लोगों को कि राजीव गांधी जी के बाद बीपी सिंह लेकर आए, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी लेकर के आए। पीवी नरसिम्हा राव जी 74वां संविधान संशोधन लेकर के आए थे। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में लेकर के आए। और ये विधेयक मैंने बताया आप लोगों को कि 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को लोकसभा में लेकर के आए। जब लोकसभा में लेकर के आए तो लोकसभा द्वारा क्या कर दिया गया? पास कर दिया। इसको पास कर दिया लोकसभा ने। उसके बाद 23 दिसंबर 1992 ईस्वी को राज्य सभा में इस विधेयक को लेकर के आए और राज्यसभा ने भी क्या कर दिया? इसको पास कर दिया। जब राज्यसभा ने इसको पास कर दिया तो आगे चल कर के मैं बताऊं आप लोगों को, आप लोग जानते हैं बिल की जो प्रकृति होती है कि जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी मिल नहीं जाती है तब तक उस विधेयक को कोई किसी प्रकार का कानूनी बल नहीं मिलता है। तो कानूनी मान्यता मिलने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। और मैं बताऊं आप लोगों को कि उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा, ये उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। और इन्होंने क्या किया? 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को इस विधेयक पर अपनी मंजूरी दे दिए। जब मंजूरी दे दिए तो इस विधेयक को कानूनी मान्यता मिल गया। जब कानूनी मान्यता मिल गया, अब ये अधिनियम हो गया। जब अधिनियम हो गया तो इसको 1 जून 1993 ईस्वी को इसको संविधान में जोड़ दिया गया, अर्थात इसको संवैधानिक मान्यता मिल गया। संवैधानिक मान्यता मिल गया। जब संवैधानिक मान्यता मिल गया तो संविधान में नए भाग आए, नए अनुसूची आई और नए अनुच्छेद आए। तो देखिएगा, संविधान में आपका नया भाग आपका 9 को आया और नई अनुसूची जो आई थी, ये अनुसूची आपकी 12वीं अनुसूची आई थी। याद रखेंगे, 12वीं अनुसूची। और नए अनुच्छेद जो आए थे, जोड़े गए, ये अनुच्छेद हुए आपके अनुच्छेद 243 पी, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, ये आपके अनुच्छेद बने थे। अब देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि नगर पालिका परिषद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आपको जवाब देना पड़ता है संविधान का भाग 9 क में है। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि नगर पालिका परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो आपको जवाब देना होगा 12वीं अनुसूची में है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि किन अनुच्छेदों के बीच में है? तो आपका जवाब देना है संविधान का अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक है। देखिए, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो नगरपालिका परिषद है, नगरपालिका परिषद में कितने विषय हैं? विषय याद रखेंगे, विषय 18 हैं। जैसे विषय से कैसे? मान लीजिएगा, शहरों के जो नालियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उनको सफाई करना। आप लोग देखते हैं कि शहरों में पाउडर, तरह तरह के पाउडर छिड़के जाते हैं,
सफाई के लिए कीड़े मकोड़े मर जाएं उससे। उसके बाद अग्निशमन का निर्माण करवाना था, जिससे लोगों पर अगर घर पर आग उग लग जाए तो उसको बुझाना। उसके साथ शहरों में कब्रिस्तान बनवाना, ये भी है। उसके बाद पानी टंकी का निर्माण करवाना, बस स्टैंड का निर्माण करवाना, ये सब विषय हैं जो यहाँ के जो नगर पालिका परिषद जो चेयरमैन बनते हैं उनकी दायित्व बनती है। तो याद रखेंगे नगर पालिका परिषद में 18 विषय हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों की संख्या क्या है, तो 18। देख लीजिएगा, ये तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका मिल गया आपको, भूलना कभी नहीं होगा आपको। क्योंकि अनुसूची में कितने विषय हैं तो आपको जवाब देने हैं 18, कितने अनुच्छेद हैं तो भी 18, याद रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसको छोटा किया जाए ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो या कहीं दिक्कत हुई हो अगर आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। धन्यवाद।